सो हमें समझ में आ रहा है वेरिएबल मास सिस्टम। वेरिएबल मास सिस्टम का मतलब हुआ किसी पर्टिकुलर सिस्टम का मास कांस्टेंट नहीं होगा। जैसे आप सोचो कि हमारे पास ये बॉडी है और इसका मास है m और हमने फोर्स लगाया F। रिलेशन क्या आएगा? F इक्वल टू m इंटू ए। ये कहां से आया? बताओ कहां से आया? ये आया F इक्वल टू डीपी बाई dt से। एक्चुअली न्यूटन का सेकंड लॉ ये नहीं था, न्यूटन का सेकंड लॉ यहां से शुरू हुआ था, डीपी बाई dt। उसके बाद हम क्या बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे P इक्वल टू m इंटू वी। फिर हम लोग बोलेंगे कि अगर मास कांस्टेंट है, अगर मास इज कांस्टेंट तो क्या होगा? तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना f को, तो f को बोलेंगे हम dp बाई dt। dp बाई dt का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है d ओवर dt ऑफ p, मतलब p का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, उसका मतलब है d ओवर dt ऑफ m इंटू वी। समझ रहे आप? इसका मतलब ये लिख दिया मैंने, इसकी वैल्यू ये है और m यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है, यहाँ पे ये आ गया। हम जानते हैं जो चीज कांस्टेंट होती है वो डिफरेंशियल साइन से बाहर आ जाएगी। जब बाहर आएगी तो हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा? F इक्वल टू, एरो भी लगा सकते हैं, चाहो तो नहीं लगाओ, आपकी चॉइस है। F इज इक्वल टू मास बाहर आएगा और यहाँ पे क्या लिखेंगे? dv ओवर dt। हम अच्छे से जानते हैं जो चीज कांस्टेंट होती है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। मास कैसा है? कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे क्या आ गया? m इंटू dv by dt। So we have got this relation। तो यहां से क्या मिलेगा हमें? F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक कब आया? तो यहां पे लाइन लिखेंगे, ओनली व्हेन मास इज कांस्टेंट। सो F इक्वल टू ma तभी एप्लीकेबल है जब मास कैसा हो? कांस्टेंट हो। आप बोलोगे सर मास वेरिएबल कब होगा? मैं आपको दिखाता हूं। मान लो हमारे पास एक बड़ी सी ट्रॉली है, इस ट्रॉली में सैंड भरा हुआ है, ठीक है, ये भरा हुआ है, और इसमें ना नीचे एक छोटा सा होल बन गया, ऐसे बन गया, छोटा सा होल ऐसे बन गया, और इसमें से सैंड गिर रहा है, जर्र से नीचे गिर रहा है, देखो ये गिर रहा है, और हम इसको लेके जा रहे हैं, ये इसको आगे लेके जा रहे हैं विद सम लेट्स से फोर्स F। तो तुम ध्यान से देखो, तुम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, लेकिन हमें अच्छे से मालूम है कि इसका मास सेम रहने वाला नहीं है, क्योंकि सैंड तो गिरते जा रही है, गिरते जा रही है। इसका मतलब मास क्या हो रहा है? टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे एट t इक्वल टू 0 मास इक्वल टू m नॉट। क्या समझ आया? t0 पे मास कितना है? m नॉट है। और फिर हम बात करेंगे एट टाइम t, मास क्या हो गया? मास इक्वल टू m। इसका मतलब समझ आया? शुरुआत में मास इतना है, बाद में मास इतना है, मतलब मास हमेशा सेम रहने वाला नहीं है। तो कोई आपसे बोले कि एट टाइम t, एट टाइम t मोमेंटम इज इक्वल टू mv। एक बात सोचो, अगर इस बॉडी पे फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी लगातार चेंज होगी। सो वेलोसिटी वेरिएबल है, लेकिन मास भी साथ साथ में गिर रहा है, इसलिए मास भी कैसा होगा? वेरिएबल होगा। अब देखो ध्यान से, ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, हम लोग लिखेंगे क्या? P इज इक्वल टू m इंटू वी, जहां पे ये चीज क्या है? वेरिएबल, और ये चीज क्या है? ये भी है वेरिएबल। आपको याद नहीं वो डिफरेंशिएशन जब हम पढ़ते थे, दो फंक्शन होते थे, दोनों का मल्टीपल होता था और दोनों वेरिएबल होते थे। अगर दोनों वेरिएबल होते थे तो कैसे सॉल्व करते थे? ऐसे सॉल्व करते थे, dp अपॉन dt इक्वल टू, क्या बोलते थे हम? फर्स्ट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। मतलब देखो, प्लस क्या बोलते थे? v इंटू, इसका मतलब समझ आ रहा है? पहला वाला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस दूसरे वाला फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, ये आएगा न्यूटन का सेकंड लॉ। डीपी अपॉन dt का मतलब क्या होता था? F इक्वल टू m, dv अपॉन dt को a बोलेंगे प्लस v इंटू dm अपॉन dt। और जो ये v इंटू dm ओवर dt होता है ना, इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, इसको बोलते हैं थ्रस्ट। आपको समझाऊंगा अभी थोड़ी देर में। बट हमारे पास रिलेशन कौन सा बन गया? रिलेशन बन गया ये, न्यूटन का कौन सा लॉ है? ये सेकंड लॉ है, जो हमने पहले कभी नहीं देखा था, अब देख रहे हैं। सेकंड लॉ, फॉर
वेरिएबल मास सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। ऐसा कुछ होगा हमारे पास और हम इसको कुछ कर रहे होंगे, अप्लाई कर रहे होंगे, तो समझने की थोड़ा सा ट्राई करते हैं। तो मैं अलग अलग केसेस आपको समझाता हूं। हमारे पास एक गन है, कुछ टॉपिक बहुत पेशेंस के साथ सुनने पड़ते हैं, इसको तुम्हें वैसे ही सुनना पड़ेगा, बहुत ध्यान से आराम से, फिर समझ में आएगा। दिस इज गन। वाओ, इसमें से बुलेट निकल रही है, बुलेट बुलेट। और कुछ बातें बोलता हूं। वन बुलेट हैज मास इक्वल टू m। एक बुलेट का मास कितना है? m, कॉमा देयर आर n bullets coming, there are n bullets coming। सो ये जो मैंने लिखा है ये सेकंड लॉ है, और कब है? जब हमारे सिस्टम का मास बदल रहा हो। अच्छा एक चीज सोचो, अगर मास कांस्टेंट होता, यहीं पे लिख देते हम, अगर मास कांस्टेंट होता, इफ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट होता तो dm ओवर dt कितना आता? सोचो, 0 आता। हमें अच्छे से मालूम है अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है, इफ समथिंग इज कांस्टेंट, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये सेम इक्वेशन वो पुराने वाले में जो हमने पहले पढ़ा है ना, जहां पे हम पढ़ते थे F इक्वल टू ma, ये सेम इक्वेशन F इक्वल टू ma में कन्वर्ट हो जाएगा अगर मास को क्या माने हम? कांस्टेंट। तो v इंटू डी एम बाई डी टी 0 हो जाएगा और F इक्वल टू ma आ जाएगा। चलो डन। मैं बात कर रहा था यहां पे हमारे पास एक गन है और एक बुलेट का मास है m के बराबर, एंड देयर आर n बुलेट्स कमिंग आउट पर सेकेंड। कितनी बुलेट आ रही हैं? n बुलेट्स पर सेकेंड आ रही हैं। अब आप अंडरस्टैंड करो। सबसे पहले हम बात करते हैं इनिशियली सिस्टम वॉज एट रेस्ट। इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शुरुआत में ये सारा का सारा सिस्टम कैसा था? रेस्ट में था। क्लियर हो गया? सारा का सारा सिस्टम रेस्ट में था। अब अगर इसमें से बुलेट निकलेगी राइट डायरेक्शन में तो क्या होगा? गन बुलेट पे एक्शन लगाएगा एंड बुलेट गन पे रिएक्शन लगाएगा। इजंट इट? ऐसे ही होगा ना? बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। सो तुम ऐसे बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो व्हेन, अलग अलग पॉइंट लिखते हैं, व्हेन वन बुलेट comes out with velocity u with respect to gun। ध्यान से समझना, यहां पे हम किस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? व्हेन वन बुलेट, एक बुलेट जब बाहर आती है, कहां से? गन में से। किसके रिस्पेक्ट में? विद वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू गन। गन के रिस्पेक्ट में क्यों बोला हम लोग ने? इसलिए बोला क्योंकि अल्टीमेटली इसने कहां से निकलना है? इसमें से निकलना है। तो ये कितनी ज्यादा तेज आ रही है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना तेज आ रही है वो नहीं देखना, किसके रिस्पेक्ट में देखना है? इस बैरल, इसको बैरल बोलते हैं, इस बैरल के रिस्पेक्ट में कितना तेज आ रही है इसको देखना है हमने। तो मैंने क्या लिखा? वेलोसिटी u विद रिस्पेक्ट टू गन। तो अगर एक बुलेट गन के रिस्पेक्ट में निकल रही है u वेलोसिटी से, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू, क्या बोलेंगे? m इंटू यू। बेटा समझ आया? बुलेट का मास कितना है? m। कितनी वेलोसिटी से निकल रही है? u से। तो कितना मोमेंटम लेके निकलेगी? mu के बराबर। मेरी बात समझ आ रही है? mu के बराबर मोमेंटम लेके निकलेगी। बहुत अच्छी बात है। किसका मोमेंटम है ये बुलेट का है। दोबारा बोलता हूं, अगर एक बुलेट निकलेगी तो इतना मोमेंटम लेके निकलेगी। अच्छा एक बात सोचो तुम, शुरुआत में बुलेट यहां थोड़ी थी, बुलेट तो शुरुआत में यहां कहीं रखी होगी। जब वो ब्लास्ट नहीं हुई थी तो बुलेट यहां पे थी। जब बुलेट यहां पे थी तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना था? 0 था। इसका मतलब जो बुलेट में अभी अभी मोमेंटम आया है वो किसने दिया? वो गन की हेल्प से आया ना, क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्लास्ट हुआ होगा तो गन ने एक एक्शन लगाया होगा तो इसमें मोमेंटम आ गया। इसका मतलब जो बुलेट में मोमेंटम दिख रहा है वो किसने प्रोवाइड करा? वो गन ने प्रोवाइड करा। इसका मतलब गन ने बुलेट पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाया होगा।
इसका मतलब ये मोमेंटम किसका रिजल्ट है? ये फोर्स का रिजल्ट है जो किसने लगाया? गन ने लगाया बुलेट के ऊपर। बेटा समझ आया किसने लगाया? गन हैज अप्लाइड सम फोर्स ऑन बुलेट, ड्यू टू that force bullet has acquired some momentum. Initially its momentum was 0, but now it has momentum mu. So change in momentum of this bullet is mu minus 0, and that change in momentum of bullet, is due to this gun. ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है? ये गन की वजह से हो रहा है। एक बात आपको समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। सो मोमेंटम कितना है? mu। सपोज करो अभी अभी मैंने आपसे बात करी ना कि n बुलेट्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बुलेट्स आ रही हैं? n बुलेट्स आ रही हैं। एक चीज सोचो, एक बुलेट निकलेगी तो कितना मोमेंटम लेके निकलेगा? mu। अगर 2 बुलेट निकलती तो 2 mu, अगर 3 बुलेट निकलती तो 3 mu। कितनी बुलेट निकल रही है? n बुलेट। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम लोग बोल सकते हैं मोमेंटम of all bullets in 1 second equal to, एक बुलेट का मोमेंटम कितना था? mu। कितनी बुलेट निकली? n। तो टोटल मोमेंटम कितना हो गया? nmu। अच्छा एक बात बताओ, इन बुलेट्स का इनिशियल मोमेंटम कितना था? इन बुलेट्स का इनिशियल मोमेंटम कितना था? इनिशियल तो 0 था, क्योंकि बुलेट कहां पे थी? शुरुआत में, यहां। और अब कितना है? अब इतना है। इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? तो कोई आपसे पूछे चेंज इन मोमेंटम ऑफ बुलेट्स इक्वल टू, इसको डेल्टा पी बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? nmu माइनस 0, दैट इज nmu। ये क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम आया। ये चेंज इन मोमेंटम कितनी देर में आया? ये सब कितनी देर में हो रहा है? 1 सेकेंड में हो रहा है। तो हम जानते हैं ना, हम लोग क्या कह सकते हैं? डेल्टा पी इज चेंज इन मोमेंटम, और कितनी देर में? इन 1 सेकेंड। क्या समझ आया बेटा? हमें अच्छे से मालूम है चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? 1 सेकेंड का मतलब पर सेकेंड हुआ ना। चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? उसको हम फोर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? इसका मतलब जो चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड है, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड इज कॉल्ड फोर्स। तो अभी हम लोग क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो द फोर्स ऑन बुलेट्स बाय गन। अंडरस्टैंड करो, ये चेंज इन मोमेंटम है, और जितना चेंज इन मोमेंटम है, लेकिन वो चेंज इन मोमेंटम कितनी देर में है? 1 सेकंड में है। और 1 सेकंड में जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड। और चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड का मतलब क्या होता है? फोर्स होता है। इसका मतलब ये एक्चुअली फोर्स है। किसने लगाया? गन ने। किसके ऊपर? बुलेट्स के ऊपर। कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। क्या लिखा मैंने? इट इज ऑल्सो द फोर्स ऑन बुलेट्स बाय गन। पक्का क्लियर हो गया? बहुत ही बढ़िया बात है। न्यूटन का थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। अगर निकलने वाले बुलेट्स के ऊपर, जो ये बुलेट्स निकल रही हैं बहुत सारी, इनके ऊपर हमने फोर्स निकाल लिया, तो जितना गन बुलेट्स पे फोर्स लगाएगा उतना बुलेट्स गन के ऊपर फोर्स लगाएंगे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिमिलर, थर्ड लॉ के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं? सिमिलर is the force applied by bullets on gun। बेटा जी समझ आया? ऑन गन। इसी को हम थ्रस्ट नाम देते हैं। थ्रस्ट मतलब अगर तुम इस गन को ऐसे रखो और गन में से लगातार बुलेट्स निकलते रहें, लगातार निकलते रहें, तो हमें इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, ये गन है और इसमें से बुलेट, अगर तो बुलेट एक बार निकलेगा तो एक्शन, और तुम्हारे शोल्डर पे, अगर तुमने इस गन को शोल्डर के सपोर्ट में रखा होगा तो शोल्डर पे एक धक्का लगेगा, रिएक्शन, खत्म।
एक और बुलेट निकलेगा, फिर धक्का लगेगा। और अगर ये बुलेट लगातार निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे निकलते रहे, मशीन गन नहीं होती, जैसे मशीन गन तुमने ऑन कर दिया, ठा 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 शुरू हो गए तुम, और ये बस निकलते जा रहे हैं निकलते जा रहे हैं, तो क्या होगा, तुमने इसको रोक रखा होगा, तुम्हारे पे लगातार फोर्स लगेगा। मतलब ऐसा होगा कि कंटिन्यूअसली लगता रहेगा, बस तुम्हें ऐसा लगेगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगे जा रहे हैं लगे जा रहे हैं लगे जा रहे हैं। जिस टाइम पे तुमने इसको रिलीज करा, छोड़ दिया, उसी टाइम में पीछे को तेजी से भाग जाएगा। ऐसे वाले फोर्स को हम बोलते हैं रिकॉइल फोर्स और थ्रस्ट। क्या बोलते हैं? थ्रस्ट। किसने लगाया? बुलेट्स ने लगाया। अगर बुलेट्स लगातार आगे को निकल रहे हैं तो गन एक्शन लगाएगा, और बुलेट्स गन के ऊपर क्या लगाएगा? रिएक्शन। और ये थोड़े टाइम के लिए नहीं लगाएगा, जब तक लगाता रहेगा, जब तक बुलेट्स बाहर निकलते रहेंगे। तो मैंने क्या लिखा? सिमिलर इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बुलेट्स ऑन द गन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रस्ट। बेटा समझ आया? इसका मतलब इसके ऊपर जो थ्रस्ट लगेगा पीछे को, थ्रस्ट हमने अभी अभी तो पढ़ा था, वो कितना लगेगा? वो लगेगा NMU। आई होप आपको समझ में आ गया। NMU। और इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू U इंटू NM। सही रहेगा? U इंटू NM। व्हाट इज U? U है इन बुलेट्स की वेलोसिटी गन के रिस्पेक्ट में। एंड व्हाट इज NU? NU is total mass coming out per second। इसको समझो पहले। कुछ टॉपिक ना शुरुआत में बहुत ध्यान से समझने होते हैं, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो। मैंने क्या बोला? NM is total mass coming out per second। कैसे? M किसका मास है? एक बुलेट का। और N क्या है? नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड। मैं बार बार पर सेकेंड यूज कर रहा हूं। सो व्हाट इज दिस? दिस इज द टोटल मास। साथ में क्या लिखेंगे? पर सेकेंड। NM इज द टोटल मास कमिंग आउट पर सेकेंड। अगर आपको अच्छा लगे तो मैं ऐसे लिख देता हूं, और अच्छा ना लगे तब भी मैं ऐसे ही लिखूंगा, क्योंकि NM का मतलब क्या हुआ? मास पर सेकेंड। इसको हमने कैसे लिख दिया? dm/dt। dm/dt का मतलब हुआ चेंज इन मास पर सेकेंड, क्योंकि जो बुलेट्स पहले गन के अंदर रखी थी वो निकल के कहां चले गई? बाहर चले गई। इसका मतलब गन का मास रिड्यूस हो रहा है। गन का नहीं हो रहा, बट गन बुलेट के अंदर, बुलेट जो रखी थी वो गन के अंदर ही रखी थी ना, उसमें से निकल रही है। सो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। क्लियर है बेटा? मास पर सेकेंड, मास पर सेकेंड। तो दिखाता हूं आपको। और यू का क्या मतलब था? यू का मतलब था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स। यस नो? और देखो अभी क्या लिखा था हम लोग ने थ्रस्ट को? हम लोग ने थ्रस्ट को ये लिखा था, मतलब ये लिखा था। दोबारा लिखता हूं मैं। हम लोग लिखेंगे थ्रस्ट इक्वल टू U इंटू NM, मतलब U इंटू dm/dt। कैन यू सी दिस? पीछे चलते हैं, लास्ट में चलते हैं, लास्ट में और थोड़ा और। दिख रहा है? ये दिखाई दिया? क्या नाम दिया था मैंने आपको? क्या नाम दिया था इसको? इसको नाम मैंने दिया था थ्रस्ट। मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर में समझ आएगा, अभी समझ में नहीं आ रहा है। यहां देखो, ये थ्रस्ट था, जहां पे V का मतलब क्या था? V का मतलब था रिलेटिव वेलोसिटी, और यहां से भी ड्रॉप हो गया ये, यहाँ पे भी हम लिखेंगे dm/dt। आपको बताया था ना अभी V का मतलब क्या था? रिलेटिव वेलोसिटी, है ना बेटा? और dm/dt का मतलब क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। और इस पूरी क्वांटिटी को क्या बोला था? थ्रस्ट। इस वाले केस में यहाँ पे V लिखा है, और उस वाले केस में वहां पे V नहीं लिखा, बट क्या लिखा है? U लिखा है। सो दिस इज U इंटू dm/dt इज कॉल्ड थ्रस्ट। आई परसीव कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। जब हम लोगों ने वहां पे डिफरेंशिएट करके लिखा था तो शायद क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, लेकिन हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। इसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। थोड़ा सा पॉज रखना, 2-3 केसेस करेंगे, आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। ऐसा करते हैं कि हमारे घर पे बहुत बड़ा पार्क है, ऐसा मान लेते हैं, अपना खुद का बैकयार्ड है, मतलब खूब सारे फ्लावर, फ्रूट, पता नहीं क्या क्या लगे हुए हैं। तो हम क्या करते हैं? हम लोग पानी देते हैं उसमें। सुबह सुबह उठ के ना हम एक अच्छा काम करते हैं कि प्लांट्स को पानी देते हैं। और हमारे हाथ में ना एक पाइप होता है, छोटा मोटा पाइप नहीं होता, बड़ा सा पाइप होता है, इतना बड़ा, मतलब जिसमें से बहुत सारा पानी निकलता है। हाइपोथेटिकल केस है, कुछ भी समझ सकते हैं हम, है ना? ये पाइप है।
और ये पीछे से पानी आ रहा है, पता नहीं कहाँ तक ये पीछे से पाइप आ रहा है, हमें आइडिया नहीं कहाँ से आ रहा है, बट इसमें से पानी निकलता है। ध्यान से सुनना, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करते हैं। दिस पाइप हैज रिलेटिवली बिगर डायमीटर, काफी ज्यादा डायमीटर है, और यहाँ पे ना कहीं नोजल लगा है जिसमें जिसको हमने ऑन करना है। यहाँ कहीं नोजल लगा है, नोजल को जब ऑन करेंगे, ऐसा मान के चलोगे नोजल को ऑन करेंगे तो सडनली पाइप में से पानी निकलेगा। तुम्हें क्या लगता है अगर इस पाइप में से पानी निकलेगा तो ये आराम से निकल जाएगा कि धक्का पीछे को इंपोज करेगा? सोचो, कभी तुमने ऐसे बड़े से पाइप को होल्ड करा हाथ में? होल्ड नहीं भी करा होगा तो कॉमन सेंस लगाओ, तुम्हें कुछ समझ में आएगा। जैसे ही इस पाइप में से पानी आगे को निकलेगा, तुम्हारे हाथ पे धक्का किधर को लगेगा? पीछे को लगेगा। अगर तुमने इस वाले पाइप को जोर से पकड़ के नहीं रखा तो ये तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। तो छूट के आगे गिरेगा कि पीछे गिरेगा? ये छूट के पीछे गिरेगा। कुछ लोगों को अगर समझ में ना आया हो तो हमारे वॉशरूम में जो शावर होता है ना, वो शावर होता है एक तो फिक्स्ड वाला, एक पाइप वाला होता है। आप घर पे जाके डेमो कर सकते, अभी आप घर पे हैं तो आप डेमो कर सकते हैं, यस, क्लास के बाद, लेकिन अभी नहीं। हाँ, ये ऐसा वाला शावर है, देखो ऐसे कुछ है, ऐसे ऐसे होता है ना। ड्राइंग मेरी काफी अच्छी है वैसे। तो इसमें से निकलेगा पानी, मतलब ये अभी ऑफ है, बंद है, बट जैसे तुमने इसको ऑन करा तो इसमें से पानी निकलेगा। इसको तुम एक काम करो, इस वाले पाइप को, रबर का पाइप है ये, इसको वर्टिकल में हैंग करके रखो, ऐसे लटका के रखो, लटका हुआ है और पानी अभी नहीं निकल रहा है। जब पानी नहीं निकलेगा तो वर्टिकली डाउन होगा। अब तुमने क्या करा, पानी को ऑन करा, जैसे पानी ऑन करो उसमें से पानी निकलेगा, पानी पानी पानी। जैसे पानी निकलेगा तुम्हें क्या लगता है, ये शावर ऐसे रह जाएगा? क्या सोचते हो? ये बेटा पीछे को चले जाएगा। करके देख लो, ये तो डेमो आप अपने घर पे कर सकते हो। ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, है ना? ये जो दिखा रहा था आपको, ऐसे ऐसे हो जाएगा, इसमें से पानी निकल रहा है। जब तक पानी निकलेगा तब तक ऐसे रहेगा, जैसे पानी निकलना बंद होगा फिर ऐसे हो जाएगा। ये किस वजह से हुआ? ये थ्रस्ट की वजह से हुआ। थ्रस्ट कहां से आया? यहां से निकला पानी। सो इस शावर ने पानी पे लगाया एक्शन, 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 पानी ने लगाया रिएक्शन, और रिएक्शन की वजह से ये सीधा ना होके कहां चला गया? पीछे को चला गया। और इस वाले रिएक्शन का नाम क्या है? थ्रस्ट। शायद बात समझ में आ रही हो, अगर समझ में आ गया तो इसको भी समझो। इस पाइप में से निकलेगा पानी, जैसे पानी निकलेगा इस पूरे पाइप पे फोर्स लगेगा पीछे के डायरेक्शन में, दैट इज द थ्रस्ट। अब हमने समझना है कि वो कैसे सॉल्व कैसे करें। तो ऐसा करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि एरिया ऑफ पाइप इक्वल टू ए, एरिया ऑफ पाइप इक्वल टू ए, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू v। बेटा समझ आया? वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इज v। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। इन स्मॉल टाइम dt, कितना टाइम की बात हो रही है? स्मॉल टाइम dt, कॉमा लिक्विड मूव्स बाय डिस्टेंस dx इक्वल टू v dt। ये पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं? ये लिक्विड बेटा भाग रहा है, भाग रहा है, इट इज रनिंग विद हाई स्पीड। और हम कौन से टाइम की बात करें? बहुत थोड़ा सा टाइम। dt का मतलब क्या होता है? बहुत थोड़ा सा टाइम। और इसमें जो लिक्विड रन कर रहा है, इट ऑलरेडी हैज वेलोसिटी v, रनिंग विद वेलोसिटी v। अगर हम थोड़े से टाइम की बात करें, लेट अस अज्यूम, हम यहाँ की बात कर लेते हैं, हम यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर लेते हैं, ये वाला। सपोज करो ये लेंथ है dx के बराबर, तो अगर हमारे लिक्विड की वेलोसिटी v होगी तो dt टाइम में, कितने टाइम में? dt टाइम में लिक्विड कितना ट्रेवल कर जाएगा? dx ट्रेवल कर जाएगा। सो दिस डिस्टेंस वुड बी हाउ मच? dx। सो व्हाट इज दैट? नाउ दिस इज dx इक्वल टू v इंटू dt। dx क्या होगा? डिस्टेंस, v मतलब वेलोसिटी, dt का मतलब क्या हो गया? dt का मतलब हो गया टाइम। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है। तो अगर हमसे पूछे कि इतनी सी जगह में वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम तो चेक करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, वॉल्यूम इन लेंथ dx इक्वल टू a dx। क्या आपको समझ आता है? इतनी सी जगह में कितना वॉल्यूम होगा बेटा? वॉल्यूम क्या होगा? इसका एरिया मल्टीप्लाई बाय ये वाली लेंथ, एंड दैट इक्वल टू a इंटू v इंटू dt। आपको समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इतनी सी जगह में मास कितना होगा? इतनी सी जगह में कितना मास होगा? इतनी सी जगह में। तो आपसे कोई कहे वॉल्यूम इन लेंथ dx, अब मैं बात करता हूं मास इन लेंथ dx इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम लोग? आपको पता है मास क्या होता है?
मास होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। तो हम यहाँ पे डेंसिटी को लिख देते हैं रो इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, ए वी इंटू डी टी। बेटा ये क्या निकाल दिया मैंने, मास निकाल दिया। क्लियर। अच्छा, इस मास की वेलोसिटी कितनी है, इस मास की वेलोसिटी है v के बराबर। तो अभी हम लोग से पूछे कि मोमेंटम कितना होगा, तो यहाँ पे हम बात करेंगे मोमेंटम ऑफ लिक्विड इन लेंथ, momentum of liquid in length dx is, momentum of liquid in length dx is how much, ज्यादा मोमेंटम होगा कि थोड़ा सा होगा, बहुत थोड़ा मोमेंटम होगा। सो दिस इज व्हाट, dp इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। एंड हाउ मच इज दैट मास, मास अभी हम लोगों ने डिफाइन करा बेटा, यहाँ पे देखो mass is how much, this is rho a v into dt, rho a v into dt, और साथ में क्या आएगा, velocity, and velocity कितनी है, velocity is equal to v। so this is what momentum, और इसको हम लिखेंगे momentum dp। अच्छा एक चीज सोचो आप, इस वाले पाइप में से जो लिक्विड निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, उसका मोमेंटम कितना है, उसका मोमेंटम है इतने के बराबर। अगर हमें कैलकुलेट करना हो, हमें ये कैलकुलेट करना हो कि इस वाले पाइप ने इस वाले लिक्विड पे कितना फोर्स लगाया, तो फोर्स क्या होता है, dp बाई dt। dp तो हमने निकाल लिया, तो dt से डिवाइड कर देते हैं, dp बाई dt इज इक्वल टू रो a v स्क्वायर। ये dp बाई dt किसका मोमेंटम में चेंज देखा हमने, लिक्विड के मोमेंटम में चेंज देखा। और लिक्विड के मोमेंटम में क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि वो पाइप उसको आगे को पुश कर रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, dp बाई dt इज फोर्स इक्वल टू रो a इंटू वी स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इज द फोर्स बाय पाइप ऑन लिक्विड। एंड ऐसे हम बोल सकते हैं आगे, सिमिलर इज द फोर्स बाय लिक्विड ऑन पाइप। बेटा समझने की ट्राई करो, इतना लिक्विड, इतना फोर्स किसने लगाया, पाइप ने लिक्विड पे लगाया, और एक्शन का रिएक्शन होता है ना। तो अगर इस पाइप में से लिक्विड निकल रहा है तो इसको बोलते हैं एक्शन, और जो निकलने वाला लिक्विड है वो इस वाले पाइप पे बैक डायरेक्शन में क्या लगाएगा, रिएक्शन। सो फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो क्या लिखा मैंने, सिमिलर इज द फोर्स बाय लिक्विड ऑन पाइप। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, F इक्वल टू a रो v स्क्वायर। ये किस पे फोर्स लग रहा है, पाइप पे, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इट इज थ्रस्ट। एक काम करते हैं, एक बार स्टार्टिंग से देखो, पाइपलाइन का एरिया, लिक्विड की वेलोसिटी, स्मॉल टाइम dt में लिक्विड मूव करता है कितना डिस्टेंस, dx डिस्टेंस, वॉल्यूम इन लेंथ dx इक्वल टू दिस मच, इक्वल टू दिस मच। dx की वैल्यू को हम लोगों ने पुट कर दिया वहां पे, और उसके बाद से मास इन लेंथ dx इज दिस मच। आई होप समझ में आ रहा है। फिर मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम होगा मास इनटू वेलोसिटी, मास पीछे लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कर दिया, ये स्मॉल मोमेंटम आया इसलिए dp लिखा था। यहाँ जो dt था इसको हम डिवाइड करेंगे तो dp बाई dt आ जाएगा। ये फोर्स आएगा, ये फोर्स किस पे आया, लिक्विड पे आया। एक्शन और रिएक्शन बराबर होते हैं, जितना पाइपलाइन लिक्विड पे फोर्स लगाएगा उतना लिक्विड पाइपलाइन पे फोर्स लगाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम थ्रस्ट बोलेंगे। उसकी हेल्प से ये हमारे पास रिलेशन आ गया। कुछ कुछ समझ में आ रहा है। अब सुनो, दुनिया में मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, वो ध्यान से सुनो, फिर आपको आंसर देता हूं। दुनिया में जितनी चीजें होंगी जिनमें से मास इजेक्ट होके बाहर निकलता है, तो सिस्टम के ऊपर आगे की तरफ थ्रस्ट लगता है। जैसे वो दिवाली में रॉकेट होते हैं ना, दिखाता हूं, तो दिवाली के रॉकेट होते हैं ना, तो क्या होता है कि इसमें कंबस्शन होने वाला केमिकल फील्ड होता है। तो जैसे हमने इसमें आग लगाई, जैसे आग लगाते हैं तो फायर करते हैं ना, तो ये जल के क्या होता है, इसकी गैसेस बहुत तेजी से बाहर निकलती हैं। जलने के बाद गैसेस जब बहुत तेजी से बाहर निकलती हैं तो क्या होगा, ये जो रॉकेट है इसने इसके ऊपर अप्लाई करा थ्रस्ट, मतलब इस वाले रॉकेट ने इसके ऊपर थ्रस्ट अप्लाई करा। एट द सेम टाइम जो मास निकल रहा है वो इस वाली बॉडी पे ऊपर को थ्रस्ट अप्लाई करता है और रॉकेट ऊपर को उठ जाता है। जो एक्चुअल टाइप के रॉकेट होते हैं वो बहुत बिग इन साइज होते हैं,
बहुत बिग इन साइज होते हैं, और क्या हो रहा होता है कि इनमें से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही होती हैं। जब इनमें से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती हैं तो काफी ज्यादा, आपने कभी देखा होगा जब भी रॉकेट इजेक्ट होते हैं तो इजेक्शन के टाइम पे गैसेस बहुत ज्यादा उसमें निकलती हैं वॉल्यूम में, और बहुत सारे वॉल्यूम में बहुत तेज गैसेस निकलेंगी, तो ये वाला रॉकेट इस पे इजेक्शन लगाएगा पीछे को, एट द सेम टाइम ये गैसेस हैं वो इसके ऊपर थ्रस्ट लगाएंगी ऊपर के डायरेक्शन में। तो पूरी दुनिया में जहां जहां पे ऐसा कुछ होता है वहां पे थ्रस्ट अप्लाई होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे सोचो, ये एक वॉल है, बड़ी सी दीवार है, बड़ी सी दीवार है, ठीक हो गया, और ये एक पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन है, और इस पाइपलाइन में से पानी निकल रहा है। थोड़ा समझना, इमेजिन करो एक बार को कि अगर ये थर्मोकॉल की दीवार होती, इमेजिन करने में क्या जाता है, ये थर्मोकॉल की दीवार होती, मोटी सी थर्मोकॉल की दीवार है, और इस पाइप में से पानी निकल रहा है बहुत तेज, मतलब पूछो मत कितना तेज। अगर ये तेज निकलता हुआ पानी दीवार पे टकराएगा, तुम्हें क्या लगता है दीवार सर्वाइव करेगी? नहीं करेगी। किधर गिरेगी, लेफ्ट में कि राइट में? राइट में गिरेगी। क्यों गिर रही है? क्योंकि जो पानी टकराएगा ना वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। बेटा समझ में आता है? क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा, और ये दीवार उस तरफ गिर जाएगी। तो तुमने कैलकुलेट करना है कि कितना फोर्स लगेगा। तो एक काम करते हैं, एग्जांपल लिखो, एग्जांपल लिखो। देयर इज अ पाइप, देयर इज अ पाइप of area there is a pipe of area 10 meter square. There is a pipe of area 10 meter square filled with liquid of density 1000 kg per meter cube. Liquid is coming out with velocity. Liquid is coming out with velocity 10 meter per second. This liquid falls normally on a wall. This liquid falls normally on a wall. Calculate force experienced by it. Force experienced by it. इस दीवार के ऊपर पानी गिर रहा है, नॉर्मली गिर रहा है, आपने बताना है इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। वैसे तो हम इसको एक लाइन में कर सकते हैं। एक लाइन में कैसे करोगे, देखो दिखाता हूं। तुम क्या बोलोगे, सर हमने अभी सॉल्व करा। जब इस पाइप में से पानी निकलता है, जब पाइप में से पानी निकलता है तो पाइप पानी के ऊपर फोर्स लगाता है, मतलब फोर्स is being applied by pipe on liquid as F equal to rho a v square। अभी पुराना वाला आर्टिकल कराया ना, इस वाले पाइप ने इस वाले लिक्विड पे इतना फोर्स अप्लाई करा। तो एक बात सोचो आप, अगर ये वाला पाइप लिक्विड के ऊपर इतना फोर्स अप्लाई करेगा तो वाइस वर्सा, मतलब इस पाइप ने लिक्विड को जोर से उठा के बाहर को फेंका, तो जितने फोर्स से फेंकेगा उतने फोर्स से ये वाला लिक्विड इस दीवार के ऊपर टकराएगा। यस नो? इसका मतलब ये वाला पाइप लिक्विड को जितने फोर्स से थ्रो करेगा वो सेम फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होगा। क्लियर? तो क्या लिखा मैंने? फोर्स इज बीइंग अप्लाइड बाय पाइप ऑन लिक्विड एज दिस मच। तो आप क्या लिखोगे? फोर्स बाय लिक्विड ऑन वॉल is also same, मतलब F equal to कितना आ जाएगा? F equal to आएगा rho a into v square. Now what is rho? अभी देखा था हमने 1000 multiplied by area. What is area? 10. What is velocity? That is also 10. डेटा देखो, ये लिखा हुआ, परफेक्ट हो गया। सो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आई थिंक 10⁶ न्यूटन। काफी ज्यादा फोर्स है। This much force is being applied. एक और बात आपको बताऊं, ये हमारे पास वर्टिकल वॉल है,
ऐसे। कुछ ध्यान से सुनना बेटा, मैं आपसे बोलता हूं केस वन। केस वन, हमारे पास एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी v और मास m, और टकराने के बाद ना ये चिपक जाता है, इस पे चिपक गया। अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम क्या बोलोगे? इनिशियल मोमेंटम mv होगा और फाइनल मोमेंटम 0 होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम आएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल इक्वल टू 0 माइनस mv इज इक्वल टू माइनस mv। ये बात समझ आती है? चेंज इन मोमेंटम आएगा माइनस mv, दैट इज इट। केस नंबर 2, केस नंबर 2, हमारे पास एक बॉल है फिर से, और v वेलोसिटी से जा रही है, टकराती है और टकराने के बाद कोलिजन होता है इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन का मतलब होता है जितने से जा रहा था उतने से आता है। ऐसे केस में हम लोग क्या कह सकते हैं? इनिशियल मोमेंटम होगा mv और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? माइनस mv। बेटा क्लियर है? एंड समवन सेज कि बताओ चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? तो आंसर आएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल, दैट इज हाउ मच? माइनस 2 mv। दिख रहा है आपको? चेक करो, डबल आएगा। अब एक बात और सुनो, ये क्या आ गया? चेंज इन मोमेंटम। अगर तुम्हें फोर्स निकालना हो तो तुम कैसे करोगे? तुम बोलोगे सर ये बॉडी आती है और इसके साथ कांटेक्ट में रहती है डेल्टा टी टाइम तक। कितने टाइम तक? डेल्टा टी टाइम तक। तो फोर्स किसको बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। कितना आ जाएगा? माइनस एम वी अपॉन डेल्टा टी। यस नो? परफेक्ट। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में भी हम क्या लिखेंगे? फोर्स को क्या लिखेंगे? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और वो कितना आएगा? माइनस 2 एम वी अपॉन डेल्टा टी। मैं आपको दिखाना क्या चाह रहा हूं? दिखाना ये चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर एक बॉडी आती है और चिपक जाती है तो चेंज इन मोमेंटम इतना आएगा और फोर्स इतना आएगा। बट अगर ये बॉडी बाउंस बैक हो जाती है, बाउंस बैक मतलब जितने वेलोसिटी से आती है उतने से चले जाती है, अगर ये बाउंस बैक हो जाएगी तो चेंज इन मोमेंटम डबल आएगा, फोर्स भी क्या आएगा? फोर्स भी डबल आएगा। बेटा समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? पक्का? वेरी गुड, बहुत सही। अब हम चलते हैं अपने काम की बात करते हैं। ये दीवार है, ये पाइप है, ये पाइप है, और एक क्वेश्चन तुमसे करता है कोई कि पानी गया, इस पे टकराया, और टकराने के बाद होता है ना कई बार पानी इस पे गिरता है और ऐसे इसके ऊपर से ऐसे ऐसे होते नीचे गिर गया। देखो ऐसे गिरा, क्या बाउंस बैक हुआ पानी? बाउंस बैक पानी नहीं हुआ। ऐसे केस में दीवार पे जो फोर्स लगेगा वो आएगा रो ए वी स्क्वायर। ये तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, लेकिन बेटा ध्यान से सुनो अगला वाला केस। ये पाइप में से निकला लिक्विड, इस पे टकराया, और टकराने के बाद जैसे इसके ऊपर गिरा और दोबारा से फिर लौट गया उतनी वेलोसिटी से, जितने से आया था उतने से लौट गया। तुम समझ सकते हो? पानी जोर से गया, टकराया, और टकराने के बाद उसी रास्ते लौट के फिर से वापस आ गया। ऐसे केस में दीवार पे फोर्स के बारे में क्या सोचते हो? सेम लगेगा कि डिफरेंट लगेगा? बेटा डिफरेंट लगेगा। तो हम बात करते हैं पहला केस। पहला केस है लिक्विड falls on wall and drops down। मतलब दीवार पे गिरा और सीधा सीधा नीचे को फैल गया ऐसे। ऐसे केस में कोई बोले फोर्स बताओ, तुम बोलोगे ये। दूसरा वाला केस देखो, दूसरा वाला केस है लिक्विड फॉल्स ऑन वॉल and returns back with same speed। पानी दीवार पे टकराया और टक्कर होने के बाद वो सेम स्पीड से वापस लौट गया। समझ तो आ रहा होगा बेटा? ऐसे वाले केस में फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? 2 रो ए वी स्क्वायर। मेरे समझदार बच्चे हैं, सब समझ में आ गया होगा। इसमें रो ए वी स्क्वायर आ रहा था, उसमें क्या आएगा? 2 रो ए वी स्क्वायर।